आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या समझते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट में होगा उसको स्टडी करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मूल मकसद है। अब क्योंकि हम लोग सारी बातें चार्ज के लिए करने जा रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या है। देखिए, जिस तरह से मास एक फंडामेंटल एंटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, उसी तरह से चार्ज भी एक फंडामेंटल एंटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। कैसे बोल रहे हैं ये बात, या क्यों ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज एक फंडामेंटल एंटिटी है? हर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है एटम का। एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो एटम बना हुआ है चार्ज पार्टिकल से, ऑब्जेक्ट बना हुआ है एटम से। तो बाय डिफॉल्ट हर एक ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी कर रहा है, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल एंटिटी मास के साथ साथ चार्ज भी है। चार्ज को प्रिसाइजली डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, जो भी हम समझते हैं वो समझते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी से। तो देयर कैन नॉट बी अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ चार्ज। वी कैन से दैट चार्ज इज द फंडामेंटल एंटिटी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट। वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बट हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि चार्ज का एक प्रिसाइज डेफिनेशन होगा। नो, व्हाट इज चार्ज? बाय इट्स प्रॉपर्टी, it is the acquired or natural property of a body due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect। चार्ज किसी भी बॉडी का एक्वायर्ड या नेचुरल प्रॉपर्टी हो सकता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को या तो प्रोड्यूस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। यही इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये एक्वायर्ड और नेचुरल का क्या मतलब है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन अल्फा पार्टिकल, ये सारे नेचुरली अकरिंग चार्ज पार्टिकल्स हैं। बाकी ऑब्जेक्ट्स की बात करें जिन पे हम चार्ज जो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं या जिन पे हम चार्ज रिमूव कर सकते हैं या चार्ज डाल सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट की, अगर वैसे ऑब्जेक्ट की बात करें तो बेसिकली एक्वायर्ड चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ए जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और ऑब्जेक्ट बी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स की वजह से चार्ज एक्वायर हो जाए वहां पे हम लोग एक्वायर्ड चार्ज की बात करते हैं। बट वट एवर बी द सीन, वट एवर बी द केस, चाहे वो नेचुरली अकरिंग हो चाहे वो एक्वायर्ड चार्ज हो, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एक ही जैसी होगी। इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो रूल्स होंगे इनके लिए वो एक जैसे होंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चार्ज। एज वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। देखिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव है, इसके पीछे कोई ठोस लॉजिक नहीं है। बेसिकली अगर हम लोग प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं तो सिंपली एक डिस्क्रिमिनेशन है कि दोनों का बिहेवियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक दूसरे के अपोजिट है। इसकी वजह से एक को पॉजिटिव बोल दिया गया और दूसरे को नेगेटिव। ये प्योर आर्बिट्ररी सिलेक्शन था, कुछ भी इसमें ऐसा लॉजिक नहीं है। सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। नाउ यूनिट्स ऑफ चार्ज। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है, 10th क्लास में भी कूलम का जिक्र है। अब कूलम जो है ये एक बड़ा यूनिट है चार्ज का, और कूलम चूंकि बड़ा यूनिट है चार्ज का, इस वजह से हम लोग चार्ज को माइक्रो कूलम में बात करते हैं। इवन माइक्रो कूलम इज इटसेल्फ सम 10⁻⁻6 कूलम। सो ये कूलम में ही है, लेकिन माइक्रो कूलम में हम लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि कूलम जो है वो चार्ज के लिए काफी बड़ा यूनिट हो जाता है। कैसे बड़ा यूनिट है ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। जब हम लोग फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तब हम जानेंगे कि कैसे कूलम एक बड़ा यूनिट है। इवन हम लोग नैनो कूलम की भी बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग 10⁻⁻9 कूलम की बात करते हैं। समटाइम्स मिली कूलम की बात करते हैं, दैट इज 10⁻³ कूलम। तो डायरेक्टली कूलम ना बोल करके कुछ ना कुछ प्रीफिक्स लगा रहता है उसमें, मिली, नैनो, माइक्रो, इस तरह से। Now, the CGS unit of charge is ESU, electrostatic unit.
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। और 1 ESU जो है इसकी वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम है। So these are some of the fundamental things about the charge. Now let us study the properties of charges, कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह के होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम दो तरह के मिलेंगे, वन इज स्केलर, अदर इज वेक्टर। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बहुत कम है नंबर में, लेकिन हैं जिन्हें हम टेंसर बोलते हैं, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर एक्सेट्रा। बट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब क्योंकि ये स्केलर है इसलिए इसका अलजेब्रा बहुत सिंपल है, एडिटिव है नेचर में। ये मतलब अगर आपके पास Q1, Q2, Q3 कुछ चार्जेस है, सपोज Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, Q3 एक चार्ज है, Q1 + 10 माइक्रोकूलम है, कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, Q2 -4 माइक्रोकूलम है, और Q3 जो है ये +6 माइक्रोकूलम है। ये मैंने एज्यूम किया कि हमारे पास तीन चार्ज है, Q1, Q2 और Q3। अब चार्ज क्योंकि स्केलर है तो जब टोटल चार्ज लेंगे तो इन तीनों का अलजेब्रिक सम होगा, और अलजेब्रिक सम 10 + 6 16 एंड 16 - 4 दैट इज 12 माइक्रोकूलम। तो जब भी आपको टोटल चार्ज निकालना होगा तो आप टोटल चार्ज को अलजेब्रिकली ऐड करेंगे विथ देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन कंसिडरेशन। सेकेंड थिंग इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड है। देखिए मास और चार्ज में ये एक बड़ा डिफरेंस है कि मास हमेशा कंजर्व होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, ये जरूरी नहीं, लेकिन चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व होगा। मास क्यों कंजर्व नहीं होगा? इसका सबसे बड़ा वजह है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो मास कंजर्व नहीं रहा, बट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इवन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का चार्ज टाइम टू टाइम बदल सकता है, इन टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। द थर्ड थिंग इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब यह है कि जब भी चार्ज आपको मिलेगा नेचर में, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ए से दूसरे ऑब्जेक्ट बी तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट के तो जाएगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ए रख ले और आधा बी को दे दे। जब भी जाएगा इंटैक्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस वजह से अगर 10 इलेक्ट्रॉन ए ने लूज किया तो इसके पास 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाएगा अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया। और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला पॉजिटिव चार्ज, इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास -10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। इसी से इक्वेशन सिंपल बन गया कि अगर 10 को n से रिप्लेस कर दें, n एक इंटीजर है, तो Q = Ne। दिस इज द इक्वेशन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, and it states that charge always exists in the integral multiple of E, where E is charge on an electron, that is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. So this is all about quantization of charge, and what we are talking about is charge is quantized. Next is charge is transferable. अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। उसमें से कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन का ट्रांसफर एक आसान प्रोसेस नहीं होगा, डे टू डे लाइफ में पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हमेशा हम लोग बात करते हैं कि चार्ज ट्रांसफरेबल तो है, और ट्रांसफर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला निगेटिव चार्ज कैरी करेगा। नेक्स्ट, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक पॉइंट चार्जेस हमेशा रिपेल करेगा, अनलाइक पॉइंट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेगा। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा कि लाइक पॉइंट चार्जेस की जगह पर आपको बोलेंगे लोग कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन हाउ। तो देखिए, लाइक चार्जेस अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब नेट फोर्स अट्रैक्टिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
between two like charges will be always repulsive. अब क्या होता है मामला इसमें, जहां पर लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर ले, पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहे, लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं। देखिए जब लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है तो बेसिकली दो बड़े मास होते हैं, m1 m2, मान लीजिए दो बड़ा मास है, कोई एक भी बड़ा मास होगा तो भी काम चल जाएगा अपना। अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से अगर ज्यादा हो जाए, मतलब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर ग्रेटर हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स जब लीड कर जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो उस केस में यहां पर टोटल नेट फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्सिव है। नेट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अदर फोर्स, जैसा इस केस में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की। नेक्स्ट, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब यह है आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लें, चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे लाइट जो है, स्पीड जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, बट चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखेंगे चार्ज की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है उतनी ही रहेगी जब तक उससे कोई चार्ज ट्रांसफर ना हो जाए या कोई चार्ज वो खुद गेन ना कर ले। लास्ट वन इज, चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर मोशन में होगा, दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और चार्ज अगर एक्सिलरेटेड मोशन में होगा तो बिसाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड it will also emit electromagnetic radiations. So these are some of the most fundamental properties of charge. इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे पूरे चैप्टर को सीखेंगे, आगे सब कुछ पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की बातें बताई जाएंगी।